हेलो स्टूडेंट्स, नोटबुक आइस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स की क्लास को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर हम वेरियस न्यूज़पेपर्स जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, आपका जागरण हो गया, पीआईबी, यहां पर जितने भी डे टू डे लाइफ में आपके करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं जिससे आपके क्वेश्चन बनने की संभावना है एग्जाम में, वहाँ पर इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लगभग 25 से 30 मिनट की क्लास में एक छोटा सा आपका कहना चाहिए कि कम ड्यूरेशन का एक वीडियो, लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन की चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर। बेसिकली पीसीएस एग्जाम या फिर वनडे एग्जाम से रिलेटेड फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे करंट से कैसे पूछे जा सकते हैं, जिसका कॉन्सेप्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल भी कुछ बेसिस है, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे आया है कल, और मॉनसून सेशन स्टार्ट होते ही सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है 23 जुलाई, यानी कि आज जो है वो आपका बजट भी पेश हो जाएगा। और फिर क्या चीज़ें हैं आगे चल के, जो एक पूरा साल रहने वाला है, ये जो फाइनेंशियल ईयर जो 24-25 रहने वाला है, उसमें गवर्नमेंट क्या क्या मेजर्स लेगी, पिछला जो पूरा साल रहा वो कैसा रहा, इसके बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे और बजट में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में बात करेंगे, और यहाँ से आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए टू द पॉइंट बिल्कुल चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की गई है इकोनॉमिक सर्वे लाइकली टू ग्रो बाय 7% दिस ईयर। यहाँ पर बेसिकली दो चीज़ें समझिए, इकोनॉमिक सर्वे और बजट में डिफरेंस क्या होता है। बजट जो है वो आने वाले एक साल के लिए, यानी कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसको हम लिखते हैं FY, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में क्या पूरा साल रहेगा, कितने सरकार को प्राप्तियाँ होंगी, कितना उनका एक तरीके से खर्च होगा, उसका ब्यौरा होता है। ये सारी चीज़ें आने वाले समय के लिए होती हैं, आने वाले एक साल के लिए इसका जितना भी विवरण है या फिर एक तरीके से जितना भी चीज़ें हैं, डाटा है, वो आपके बजट में पेश होता है। इकोनॉमिक सर्वे में बेसिकली क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे में जो आपका पिछला जो साल रहा उसमें गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्रेस की, किस तरीके से फूड इन्फ्लेशन रहा, किस तरीके से कंजप्शन रहा, अलग अलग जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उन्होंने कितनी ग्रोथ की, बैंकिंग सेक्टर में क्या स्थिति रही, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के क्या मुद्दा रहा, कहाँ पर गवर्नमेंट की कौन सी गलतियों की वजह से क्या चीज़ें हुई, मतलब पूरा जो पिछले साल गुजरा जो है उसमें किस तरीके की ग्रोथ रही, क्या डेवलपमेंट रहे, इसके बारे में आपको इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो पहले बेसिक डिफरेंस ये समझिए कि इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल का पूरा आपका ब्यौरा रहेगा, और आने वाले समय में इसी इकोनॉमिक सर्वे को आधार बना करके आने वाले समय में बजट में प्रोजेक्शन किया जाता है कि अभी जो है वो ग्रोथ इतनी हुई है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, और अब हमें आने वाले समय में ये जो चैलेंजेस आए हैं उसको ठीक करने के लिए बजट में क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आगे आने वाले समय में किस तरीके की रूपरेखा बनानी है उसको लेकर के। तो डिफरेंस आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि इस बार इकोनॉमिक सर्वे में बोला क्या गया है। सबसे पहले बात बोली गई है कि यहाँ पर बात की जाए अगर प्री कोविड ग्रोथ जो है वो अभी देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर लगभग 6.5 से लेकर के 7% तक की ग्रोथ प्रोजेक्शन किया गया है आने वाले समय में। ठीक है, क्योंकि हमने पिछला जो साल बीता है उसमें जिस तरीके के काम किए हैं गवर्नमेंट ने, उसको ध्यान में रखते हुए बात की गई है कि 6.5 to 7% की ग्रोथ इस बार भी रहेगी आने वाले समय में, जो कि 24-25 का आपका टेन्योर होगा। और ये बहुत ही अच्छी स्थिति है क्योंकि लगातार कुछ सालों से हम क्या देख रहे हैं, 2-3 सालों से लगभग इतनी ग्रोथ है, और इतनी ग्रोथ रहे अगर सस्टेनेबल तरीके से 6.5 to 7% और या उससे अधिक, तो ये बहुत अच्छा होगा इंडियन इकोनॉमी के लिए। ठीक है, यहाँ पर बात बेसिकली ये की गई। दूसरी बात है, अगर यहाँ से और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे है वो बनाता कौन है, तैयार कौन करता है, तो जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं वो क्या करते हैं, अपने टीम के साथ मिल करके पूरा इकोनॉमिक सर्वे जो है वो लेकर के आते हैं, जिसमें पिछले समय में क्या चीज़ें हुई, कितना आपका ग्रोथ रहा, कहाँ पर कमियाँ हुई, कहाँ पर और प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है, इसको लेकर के पूरा आपका रोड मैप खाका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CEA बोला जाता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ये पूरा ये सर्वे लेकर के आते हैं। और इनका नाम क्या है तो आपसे पूछा जा सकता है, V अनंत नागेश्वरम। तो V अनंत नागेश्वरम जी जो है वो क्या है, अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, और इन्होंने ही इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पेश हुआ है उसमें हेल्प की है। ठीक है, तो अनंत जी का नाम याद रखिएगा, अनंत नागेश्वरम जो है वो क्या है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र यानी कि CEA है, जिनकी हेल्प से जो है वो इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ है। और पेश किसने किया है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, अब यहाँ पर तो बात हुई कि इकोनॉमिक सर्वे में यहाँ पर ग्रोथ की बात की गई है। अब यही जो है सेम टॉपिक आपके दूसरे भी न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, और यहाँ पर जागरण में बहुत अच्छे तरीके से पूरा बताया गया है कि किस तरीके से ये जो इकोनॉमिक सर्वे रहा उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या कमियाँ रही, और आने वाला जो ये बजट होगा या पूरा ये वित्तीय वर्ष होगा उसमें और क्या क्या गवर्नमेंट को मेजर्स लेने हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक से, इस पूरे न्यूज़ से काफ़ी कुछ आपको मिलने वाला है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024 इसने क्या किया है,
केंद्र सरकार को कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि रोजगार, आय को लेकर के असमानता और चीन से कारोबारी रिश्ते बढ़ाने को लेकर के कुछ जो हैं एक तरीके से आइडियाज़ या सजेशंस जो हैं इस इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए हैं। तो बेसिकली बात की जाए कि कौन कौन से टॉपिक पे यहाँ पर बजट में ध्यान देने की ज़रूरत है या आने वाले समय में ध्यान देने की ज़रूरत है, तो पहला तो रहेगा रोजगार, दूसरा रहेगा आय असमानता। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जितने बहुत कम % गरीब लोग जो हैं वो अच्छा खासा लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, बाकी जो 1% अमीर जनता है उन्हीं के पास में सबसे ज़्यादा वेल्थ है। तो यहाँ पर आय असमानता और दूसरा चीन के साथ व्यापार, ये बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा है। क्यों इंटरेस्टिंग मुद्दा है? क्योंकि जब गलवान घाटी वाला मैटर हुआ था उसके बाद से चीन के साथ हमने जो व्यापार है या फिर FDI वगैरह है उसको हमने बहुत कट किया, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक एडवाइज़र है वो कह रहे हैं कि इंडिया को नुकसान उठाना पड़ा है। तो आने वाले समय में चाइना से FDI वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। जनरली जो गवर्नमेंट क्या करती है वो बोलती है कि हम एंटी बायकॉट चाइना के लिए, चाइना के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करेंगे, बट ये सारी चीज़ें इंडियन इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। ये ऐसा एडवाइज़र जो है हमारे इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उनका कहना है, और इकोनॉमिक सर्वे में ये सारी चीज़ें निकल करके आई हैं, ठीक। अब अगर बात करें कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा है इसके इकोनॉमिक सर्वे में, सबसे पहले जो है मुख्य बातें क्या रही हैं, 6.5 to 7% की आर्थिक विकास दर रहेगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। दूसरी बात है कि लगातार ये 7% से ज़्यादा की विकास दर है, और ये ज़रूरी भी है इंडियन इकोनॉमी के लिए, ये बात बोली गई है। तीसरी चीज़ बोली गई है कि महंगाई काबू में है, लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा है। हमने तो अलग अलग वेरियस टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए हैं प्रीवियस क्लासेस में, वहाँ पर भी हमने देखा है कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है और आने वाले समय में भी बढ़ने का खतरा है, ऐसा बोला गया है इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर में। दूसरी बात बोली जाए अगर कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा कौन सा है, तो एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, और उसमें भी अगर बात कर लीजिए आप एग्रीकल्चर सेक्टर की, जहाँ पर यहाँ 18% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कृषि और दूसरा आपका मुद्दा कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रोजगार। इन दोनों ही सेक्टर में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और बोला गया है कि 2030 तक क्या करेंगे हम, 78.5 लाख नौकरियाँ, 78.5 लाख नौकरी जो है वो गैर कृषि सेक्टर में सृजित करेंगे, ऐसा टारगेट रखा गया है, ठीक है। तो बाय 2030 आपको 78.5 लाख जो नौकरियां हैं गैर कृषि क्षेत्रों में दिखाई देंगी, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से हट करके जो आपके सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर हैं इकोनॉमी के, जैसे कि इंडस्ट्री और आपका जो हो गया सेवा वाला सर्विस सेक्टर, तो वहाँ पर आपको नौकरियाँ दिखाई देंगी, ऐसा बोला गया है बाय 2030। ये बात अलग है कि बोलती तो सरकार हर समय है, ये कितना इम्प्लीमेंट हो पाएगा इसमें देखने वाली बात होगी। दूसरी चीज़ है कि चीन से FDI को बढ़ावा देने से होगा फ़ायदा, तो यहाँ पर बात बोली गई है कि अगर हम चाइना से FDI जो है, FDI बेसिकली होता क्या है, हम जो इन्वेस्टमेंट है वो पैसे के मामले में, FDI का इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब है कि फॉरेन में कोई व्यक्ति या फिर कोई कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है जो इंडिया में कोई प्रोजेक्ट के ऊपर में फंडिंग भी दे रही है प्लस टेक्नोलॉजी भी दे रही है, तो उसको क्या बोला जाता है, FDI बोला जाता है। तो वित्त और टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी दोनों का साझाकरण होता है FDI में, और यहाँ बात बोली गई है कि अगर चाइना से हम FDI को बढ़ावा देते हैं तो आने वाले समय में इंडिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा ये। और चीज़ें बोली गई हैं कि कृषि में सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें मालूम है कि जो हमारी GDP है उसमें लगभग 18% का जो कंट्रीब्यूशन है वो GDP के 18% का कंट्रीब्यूशन वो एग्रीकल्चर सेक्टर करता है, और अगर सबसे ज़्यादा लोग कहीं पर किसी फील्ड में काम में हैं तो वो एग्रीकल्चर है, उसके बाद आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात बोली गई है कि कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात बोली गई है कि केंद्र और राज्य को क्या करना है, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ानी है, और शिक्षा की गुणवत्ता में भी ऐसी शिक्षा देनी है जो कि इंडस्ट्री की डिमांड है। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि शिक्षा आपके पास है, आपके पास डिग्री है, लेकिन वो डिग्री आपकी इंडस्ट्री में जब आप जॉब करने जाएं तो आपके लिए वो काम की नहीं रह जाती है, क्योंकि जो स्किल जो है इंडस्ट्रीज़ डिमांड करती हैं वो फुलफ़िल नहीं होती अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें। तो बात यही कही गई है कि स्किलफुल जो आपका एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है, बिल्कुल इंडस्ट्रीज़ की डिमांड के, उद्योगों के डिमांड के आधार पर। तीसरी चीज़ और इम्पॉर्टेंट, बाकी चीज़ें क्या बोली गई हैं कि उद्योगों पर लाइसेंसिंग का और एक तरीके से इंस्पेक्शन का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग जो है वो प्रभावित होता है नेगेटिव तरीके से। तो यहाँ पर बात बोली गई है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा लाइसेंसिंग और इंस्पेक्शन को थोड़ा सा ईज़ करने की, थोड़ा सा उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। अब ईज़ करने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल खुली छूट दी जाए, अदरवाइज़ तो बहुत गंदे आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, बट ये है कि रेगुलेशन को थोड़ा सा और मैकेनाइज्ड वे में करने की ज़रूरत
ज़रूरत है, सो दैट क्वालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, बट जो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट ना हो, प्रमोट हो सके वो आगे जा कर के मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर में इस बार बात की गई है। ये सारे टॉपिक्स से आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस बार के इकोनॉमिक सर्वे या बजट में कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर में मेन मुद्दा रहेगा। तो सबसे पहले चाइना से FDI, कृषि में रोजगार बढ़ाना है, शिक्षा का लेवल ठीक करना है, साथ के साथ में यहाँ बात बोली गई है कि गैर कृषि क्षेत्र में भी रोजगार बढ़ाना है 78.85 लाख बाय 2030। उसके बाद में लगातार ये 7% की वृद्धि, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो बात बोली गई है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लें कि समृद्धि के, हमारी देश की समृद्धि के आधार क्या है। समृद्धि यानी कि ग्रोथ। देखिए, डेवलपमेंट और ग्रोथ में अंतर होता है। ठीक है, बेसिक अंतर क्या होता है, जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, इट मीन्स कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं या किसी व्यक्ति का विकास कर रहे हैं, बट यहाँ पर जब बात होती है ग्रोथ की, जब बात होती है समृद्धि की, तो वहाँ पर आपका जो है फाइनेंशियल कंडीशन भी प्लस आपकी लाइफ की क्वालिटी कितनी है, जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी जनता के पास में आय का साधन कितना है और उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना है। तो इन सब चीज़ों की बात की जाए तब मिला करके हॉलिस्टिकली उसको बोला जाता है समृद्धि। और यहाँ पर बात बोली गई है कि हमारे इंडिया में समृद्धि के आधार कौन कौन से हैं, तो कहने वाली तो बात नहीं है। सबसे पहले बात बोली गई है, पहला आधार होता है MSME। MSME सेक्टर यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं, मध्यम सूक्ष्म और लघु एंटरप्राइजेस, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको आबादी जो है वो काम करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये ऐसे सेक्टर होते हैं जो बेसिकली प्रोडक्शन बेस्ड होते हैं। इनमें स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी बहुत भी अगर स्किल कोई जानता है, यानी कि बेटर हायर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, अगर आप थोड़ी बहुत स्किल जानते हैं, कुछ भी बनाना जानते हैं, तो आप इस सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो पहला जो फोकस होता है, समृद्धि का आधार है, वो क्या है, MSME। दूसरा बोला गया है क्या, यहाँ पर दूसरी बात बोली गई है कृषि क्षेत्र, और कृषि क्षेत्र जो है वो GDP का 18% योगदान दे रहा है, इसमें सुधार करना ज़रूरी है। MSME जो है वो GDP का लगभग 30% जो है वो क्या करता है, योगदान देता है, और साथ के साथ स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बात की जाए तो 45% GDP का योगदान देता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे फैक्चुअल भी पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट वाइज भी पूछे जा सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। अगली बात बोली गई है रोजगार परक शिक्षा। यहाँ पर बात बोली गई है, हमारे यहाँ हर 2 में से एक जो स्नातक है, जो ग्रेजुएट है, उसके पास में रोजगार के लायक डिग्री नहीं है, मीन्स कि रोजगार की डिमांड कुछ और है और स्किल है ही नहीं उस बच्चे के पास में, हर 2 में से एक ग्रेजुएट की। तो बात बोली गई है शिक्षा के ऊपर फोकस दिया जाए। दूसरी बात है निजी निवेश को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर बात बोली गई है कि जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है पर व्यक्ति जो है, प्राइवेट जो व्यक्ति है, वो भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करे, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये लगभग GDP का 35% तक योगदान करता है, इसको 35% तक किया जाएगा। अभी फिलहाल 19.6% निजी निवेश जो है वो GDP में कंट्रीब्यूट करता है, इसको बढ़ा करके 35% करना है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात बोली गई है कि राज्यों की क्षमता बढ़ानी है। हमें मालूम है कि राज्य जो है होते हैं वो ओवरऑल इंडिया के GDP में बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो हर स्टेट को, जैसे साउथ के स्टेट हैं बहुत डेवलप्ड हैं, अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं, बट नॉर्थ के स्टेट UP बिहार आपको अंडर डेवलप्ड दिखेंगे और कम कंट्रीब्यूट करेंगे GDP को। तो इनको भी थोड़ा सा स्ट्रेंथन करके पूरे देश में बराबरी का एक माहौल लाना है कि सभी देश के जितने भी राज्य हैं वो इंडियन इकोनॉमी में क्या कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके। और हरित बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट का मुद्दा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है आज के डेट में। यहाँ पर बात बोली गई है कि वित्तीय संसाधन जुटाने हैं हरित बदलाव करने के लिए, मतलब कि जितना भी अभी हमारे पास कंजप्शन हो रहा, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जितनी भी चीज़ें हैं उसको हमें क्लाइमेट फ्रेंडली बनाने की ज़रूरत है, और इसके लिए फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा टारगेट है नेट जीरो कार्बन एमिशन का 2070 तक का, उसे भी रीच करना है। और इसके लिए लगभग फंडिंग कितनी लगने वाली है, $28 अरब की सालाना हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये बात बोली गई है कि अगर हम 2070 तक क्या करना चाहते हैं, नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन करना चाहते हैं, तो हमें $28 अरब की ज़रूरत पड़ेगी सालाना। और ये फ़ंड बहुत बड़ा फ़ंड है और इसको जुटाने के लिए गवर्नमेंट क्या होगी, प्रतिबद्ध होगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि इकोनॉमिक सर्वे में मेन पॉइंट्स क्या हैं, और अभी जो बजट पेश होगा उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इस बार गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को कितना ज़्यादा सीरियसली लिया है और कितना इस पर ध्यान दिया है। ठीक है, चलिए आगे जो न्यूज़ है वो कांवड़ यात्रा से रिलेटेड है। यहाँ पर बोला गया है SC स्टेज ऑर्डर टू डिस्प्ले ओनर्स नेम ऑन स्टॉल अलोंग कांवड़ यात्रा। यहाँ पर बेसिकली यूपी और उत्तराखंड से और यूपी और उत्तराखंड से जो कांवड़ यात्री निकलते हैं उस रास्ते में वहाँ के प्रशासन ने ऐसा रूल पास किया था कि वहाँ पर जितने भी कांवड़ यात्रियों को सेवा देने वाले जितने भी टी स्टॉल हैं, दुकानें हैं, खाना होटल वगैरह हैं, उनको अपने प्रोपराइटर का, अपने मालिक का नाम लगाना होगा, सो दैट पता चल सके कि
एक तरीके से जो व्यक्ति है जो कि कांवड़ यात्री हैं वो किसके पास खाना खा रहे हैं, किस तरीके के फूड, एक हलाला जो प्रोडक्ट होता है, हलाल जो प्रोडक्ट होता है उसको बचाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दा ये जुड़ा होता है। इसके ऊपर में हम आगे पहले भी बात कर चुके हैं। बेसिकली अभी जो हम बात करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल के बारे में, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने किन किन आधारों पर स्टे लगाया है? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो चीज़ें जो हैं व्यापार करने की चीज़ें, ये अलग बात है कि एक फूड क्वालिटी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि जो व्यक्ति खा रहा है वो अच्छा स्टैंडर्ड फूड हो। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप फूड की क्वालिटी के ऊपर में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो ठीक है, बट आप बिल्कुल किसी व्यक्ति को जो कि काम कर रहा है, जो व्यापारी है, आप उसको ये नहीं बोल सकते कि आप मालिक का नाम बताइए या अपना नाम बताइए, आप किस धर्म से हैं इसको बताइए। ये जो है वो व्यक्ति के आर्टिकल 14 और 15 का हनन है। आर्टिकल 14 तो है समानता का अधिकार, आर्टिकल 15 भी इसी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर बोला जाता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अगर यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को या सभी को ये बोला जा रहा है कि आप अपने मालिक का नाम बताइए, कौन से धर्म से हैं, किस तरीके के आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना एक अलग चीज़ है, बट जाति धर्म को बताना, नाम बताना, ये सारी चीज़ें क्या है, एक तरीके से आर्टिकल 15 का हनन कर रही हैं। दूसरी चीज़ है आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं और इसमें जो है व्यापार करने का, फ्री ट्रेड का भी क्या है, ऑप्शन है। तो आर्टिकल 19 में जो 6 चीज़ें हैं उसमें सबसे लास्ट में आपको क्या मिलेगा कि आपको अपनी स्वेच्छा के अनुसार व्यापार वृत्ति चुनने का अधिकार है। तो यहाँ पर भी आर्टिकल 19 का भी मुद्दा आ जाता है कि जो लोगों को इस तरीके का ऑर्डर पास किया गया है अपने मालिक वगैरह का नाम बताना, इसकी वजह से उनका आर्टिकल 19(1) भी जो है वो क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या किया है, इन सारे टॉपिक के ऊपर में स्टे लगा दिया है। ठीक है, यानी कि कांवड़ यात्रा में जो नाम डिक्लेयर करने वाली चीज़ है उसको स्टे लगाया गया है। और यहाँ पर स्पेशली जस्टिस जो भाटी हैं, SVN भाटी और ऋषिकेश रॉय, इन दो की बेंच ने क्या किया है, ये पूरा जजमेंट दिया है। ठीक है, तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि हाल ही में कौन कौन से स्टेट्स ने इस तरीके का लॉ लाया था? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और मध्य प्रदेश, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई थी और इन सभी को जो है कोर्ट ने क्या किया है, एक तरीके से नोटिस भेजा है कि आप कारण बताइए। तो ये उत्तराखंड और यूपी का तो मामला है, साथ के साथ MP और दिल्ली में भी इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल क्या जुड़े हुए हैं इसको ध्यान में रखिएगा। अनटचेबिलिटी को भी ये चीज़ें प्रमोट कर रही थी आर्टिकल 17 के तहत, इसमें ये भी बात बोली गई थी। अब यहाँ पर बात, एक बड़ा मुद्दा चल रहा है विशेष राज्य देने का मुद्दा। विशेष राज्य दर्जा को लेकर के अभी जो है आंध्र प्रदेश ने भी बहुत ज़्यादा क्या किया था, एक तरीके से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी और अभी बिहार ने भी बात मानी, वो रिक्वेस्ट की थी, बट अभी बिहार का जो रिक्वेस्ट है उसको गवर्नमेंट ने डिक्लाइन कर दिया है और उन्हें स्पेशल स्टेट का कैटेगरी का जो है दर्जा देने से मना कर दिया है। बेसिकली यहाँ पर हमारे लिए इस टॉपिक से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है कि स्पेशल राज्य का दर्जा दिया किन को जाता है और अभी तक कितने राज्यों को मिला हुआ है। तो अगर हम बात करें स्पेशल राज्य देने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि पहाड़ी एरिया होना चाहिए उस राज्य का, दूसरी चीज़ कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा होनी चाहिए उनके पास में, तीसरी चीज़ रिसोर्सेज वगैरह की कमी होनी चाहिए, वित्त वगैरह जुटाने के लिए संसाधनों की उनके पास अगर कमी है, साथ के साथ में अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन रह रही है उस पूरे एरिया में, तब जा करके इन आधारों पर किसी राज्य को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया जाता है। अभी फ़िलहाल बिहार ने इस तरीके की मांग की थी जिसको क्या कर दिया गया है, एक तरीके से डिनाई कर दिया गया है। अब यहाँ पर मुद्दा ये उठता है कि अभी तक कितने राज्यों को मिला हुआ है, तो टोटल 11 जो राज्य हैं, टोटल 11 जो स्टेट्स हैं उनको अभी फ़िलहाल विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, जिसमें आपको ज़्यादातर पहाड़ी राज्य और नॉर्थ ईस्ट के राज्य दिखाई देंगे। ठीक है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर, तो अभी तो उसके ऊपर में वो यूनियन टेरिटरी है, ये चीज़ें हैं, और साथ के साथ में आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इस तरीके के स्टेट्स। तो बेसिकली आपको 11 जो स्टेट्स है वो यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, आप इसको जा करके थोड़ा सा सर्च करिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स मिलेंगे। ठीक, अगली जो ये न्यूज़ अभी हमने डिस्कस की, वही दुकान मालिक को नाम उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 17, आर्टिकल 19(1) का G हो गया, साथ के साथ में यहाँ पर आर्टिकल 15 और आर्टिकल 14, इन सारे टॉपिक्स के बारे में मैंने बात की है। इसी के ऊपर में कोर्ट ने जो क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। अगली ये जो न्यूज़ है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके PCS एग्ज़ाम और वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड। यहाँ पर जो है INS ब्रह्मपुत्र जो है अभी क्या हो गया है, दुर्घटना में एक तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। ठीक है, बेसिकली जो वहाँ पर मुंबई में एक जो बंदरगाह है वहाँ पर ये था, और किसी तरीके से देखिए आप यहाँ पर कुछ
कमियां हुई और उसमें ये पलट गया। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि हाल ही में कौन सा जो एक तरीके से जलपोत है वो क्या हुआ है, दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले नाम याद रखिएगा, INS ब्रह्मपुत्र। अब आजकल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत बनने लगे हैं करंट के, तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर बात की जाए कि इसको बिल्ड किसने किया था, तो हमारे यहाँ पे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग है जो कि मझगांव डॉक में है, उसने इसको बिल्ड किया था। कब बिल्ड किया था, तो 2000 में, सन 2000 में ये जो है पूरा आपका बना था INS ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसके आप देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसी श्रेणी के 2 और INS हैं जिसका नदियों के ऊपर में नाम रखा गया है। वो कौन कौन से हैं, एक तो INS ब्यास और दूसरा INS बेतवा। तो ब्यास और बेतवा भी जो है इसी श्रेणी के 2 आपके क्या हैं, जलपोत हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि आजकल आयोग भी जो है थोड़ा सा पीछे जा करके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देने लगा है। तो एक तो INS ब्रह्मपुत्र और नदियों के नाम पे ही INS ब्यास और INS आपका बेतवा भी है। ठीक है, अभी क्षतिग्रस्त कौन सा हुआ है, INS ब्रह्मपुत्र, जो कि कब बना था, सन 2000 में बना था। और इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर फैक्ट है कि ये पहला जो था वो क्या था, स्वदेशी रूप से बना हुआ जो गाइडेड मिसाइल फ्रेट था। ठीक है ना, फ्रेट क्या होता है, बेसिकली माल ढोने के लिए, सामानों की आवाजाही के लिए यूज़ किए जाने वाली चीज़ें होती हैं। तो INS ब्रह्मपुत्र इज़ द फर्स्ट टू इंडिजीनियसली बिल्ड ब्रह्मपुत्र क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रेट। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। 2000 में इसको मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने क्या किया था, बनाया था। और अभी ये मुंबई में क्या हुआ है, दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा कि कहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है INS ब्रह्मपुत्र के बारे में। अब ये जो है हिस्ट्री के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात की जा रही है राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित होंगे सिनौली में मिले पुरावशेष। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन बनेगा सिनौली कहाँ पर है, तो सिनौली जो है आपका बागपत जिला जो है यूपी का, उसके अंदर में ये आता है। और बागपत में सिनौली में जब खुदाई हुई तो वहाँ से कुछ सारी चीज़ें मिली थी। ये खुदाई हुई कब थी, 2018 में। ठीक है, और 2018 में जब ये खुदाई हुई थी तो यहाँ से रथ मिले थे, योद्धा की तलवार और ढाल वगैरह चीज़ें मिली थी, बेसिकली जो युद्ध में यूज़ की जाती हैं। यहाँ से ही आकलन किया गया, ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये लगभग 4000 साल पुरानी है और पूर्व वैदिक काल से रिलेटेड हैं। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल वगैरह के बारे में, जो बेसिकली ऋग्वेद का काल बोला जाता है, उसी को ही आप प्राग वैदिक काल या फिर आरंभिक वैदिक काल बोलते हैं। और ये पूरा टेन्योर कब से कब तक था, लगभग 1500 ईस्वी से लेकर के आपका 1000 ईस्वी तक जो था वो आपका पूर्व वैदिक काल था। फिर 1000 ईस्वी से लेकर के आपका लगभग 500 ईस्वी तक क्या था, उत्तर वैदिक काल वगैरह था। और ये जो है साल थोड़ा सा बढ़ता घटता हर बुक में आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन दिखाई देगा, कहीं पर 1700 लिखा होगा, कहीं पे 1500 लिखा होगा। ठीक है, तो उस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, एक अप्रॉक्स लगा लेना है कि 1500 ईस्वी से लेकर के लगभग 500 ईस्वी तक का क्या था, ये पूरा ऋग्वैदिक, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल था। ठीक, अभी जो सिनौली में चीज़ें मिली हैं ये जो बेसिकली पूर्व वैदिक काल से रिलेटेड बताई जा रही हैं, लगभग 4000 साल पुरानी है। मतलब आप समझ लीजिए कि 1500 से लेकर के पूरा 1000 ईस्वी पूर्व के बीच की चीज़ें हैं। और ये हमें मालूम है, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मालूम है कि जो वैदिक काल था उसमें लोहे का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ था। उसके पहले जो कांस्य युगीन सभ्यता थी वो लोग तांबे के बारे में जानते थे, बट जो है वैदिक काल जो वो क्या था, एक तरीके से लोहे का प्रयोग उन्होंने सबसे ज़्यादा किया था। अभी जो चीज़ें मिली हैं जो रथ वगैरह, उसमें तांबे का भी प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इससे ये भी पता चलता है कि तांबे की भी बहुत ज़्यादा रिचनेस थी उस समय में। बट इस तरीके के हथियार बेसिकली मिले हैं जो बेसिकली युद्ध वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। इसी वजह से इसको रिलेट किया गया है कि ये सारे जो चीज़ें हैं वो महाभारत काल से भी हो सकती हैं, जिस समय में कुरु और पांडव वगैरह का पूरा राज चलता था। ठीक है, अभी इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इंपॉर्टेंट इतना है, अभी इसके ऊपर में धरोहर समिति की बैठक ली है PM ने, और यहाँ पर इन सारी चीज़ों को प्रेजेंट किया गया। साथ के साथ अभी कुछ विदेशी हमारे यहाँ पे आए हुए थे, उनको भी मोदी जी ने ये सिनौली के जो भी चीज़ें मिली हुई हैं अवशेष उनको दिखाया है। तो बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है, और कभी भी कुछ इतनी पुरानी चीज़ें जब मिलती हैं तो वहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनता है, इसलिए हमने इस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, याद रखिएगा कब में किया गया था ये खोज, तो 2018, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये एक चीज़ है कि अगर तांबे वगैरह मिले हैं तो इससे ये क्यों आकलन किया जा रहा है, ये भी तो बोला जा सकता है कि कांस्य युगीन सभ्यता जो है वो हड़प्पा से रिलेटेड थी। तो हड़प्पा में जो है बेसिकली सबसे ज़्यादा बैलगाड़ी वगैरह का यूज़ किया जाता था, लेकिन उसके बाद के जो एरास थे वैदिक वगैरह, उसमें रथ का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता था। और अभी अवशेष भी इन्हीं सब के ज़्यादा मिले हैं, इसलिए ये प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि ये पूर्व वैदिक काल का यानी कि 4000 साल पुराना हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये छोटी सी न्यूज़ है, एटलीस्ट 55 किल्ड
लैंडस्लिप। तो यहाँ पर इथोपिया में ये चीज़ हुई है। इथोपिया जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है। आपसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में लैंडस्लिप की वजह से, यानी कि भूस्खलन की वजह से कहाँ पर सबसे लोगों की डेथ हुई है अफ्रीका में, तो वो कौन सा देश है, वो है इथोपिया। ठीक है, अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट जो है थोड़ा सा गरीब है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के मामले में बहुत रिच है, लेकिन चूंकि उसका निष्कर्षण नहीं हो पाया इसलिए अभी वहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है। और वहीं का एक देश है इथोपिया, जहाँ पर लैंडस्लाइड से अभी लगभग 55 लोगों की डेथ हो गई है। बहुत बड़ा नंबर होता है ये, ठीक है ना। अगली जो बात, ये बेसिकली अगर हम इंटरनेशनल न्यूज़ में बात करें तो म्यांमार में जो जुंता का शासन चलता है, जुंता यानी कि सैन्य शासन, तो आपको मालूम होगा जब अगर आप लंबे समय से करंट फॉलो कर रहे हैं तो 2021 से में क्या था, यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार थी जो सान यू की हैं उनका, लेकिन उनको क्या किया गया था, सान सू की जो हैं उनको एक तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेज दिया गया था और तब से डेमोक्रेसी गवर्नमेंट हट करके यहाँ पर सैन्य शासन लगा हुआ था। और उसी से रिलेटेड ये चीज़ है कि अभी जो है सैन्य शासन में जो सबसे हेड होते हैं उनको क्या बनाया गया था, प्रेसिडेंट बनाया गया था म्यांमार का, और अभी वो सिक लीव पे हैं। तो आपसे थोड़ा सा हिस्ट्री जाकर के पूछा जा सकता है कि अभी फ़िलहाल कहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हुई हैं और कब जो है वहाँ से डेमोक्रेटिक जो पार्टी है उसको हटा करके सैन्य शासन लगाया गया था म्यांमार में। तो 2021 में ये सारी चीज़ें हुई थी। अभी जो आर्मी चीफ थे, जो कि जुंता थे, प्रेसिडेंट के रूप में वहाँ पर बैठे हुए थे सैन्य शासन से, उनको सिक लीव दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ थोड़ा सा और ज़्यादा क्या हो गया है, हाईलाइटेड हो गया है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या पूरा सिनेरियो है। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे, अलग अलग टॉपिक, अलग अलग न्यूज़पेपर से, उसको हमने डिस्कस किया है। यहाँ से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे हो, चाहे वो आपके आर्टिकल से रिलेटेड हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया, बाय बाय एंड टेक केयर।